मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभाग अध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज सब्जेक्ट कोड MR 308 रेफ्रिजरेशन डिज़ाइन एंड ड्राइंग के चैप्टर नंबर 2 जो कि रेफ्रिजरेंट पाइपिंग के ऊपर है, उस पर आधारित कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहला सवाल है, डबल सक्शन राइज़र वहाँ काम आता है जहाँ सिस्टम कैपेसिटी निम्न से भी नीचे हो जाए। तो सिस्टम जिसके अंदर कैपेसिटी कंट्रोल होता है उसमें कैपेसिटी कहाँ से नीचे हो जाए जब हमको डबल सक्शन राइज़र काम में लेना चाहिए। सामान्यतः जिन भी सिस्टम्स के अंदर कैपेसिटी यदि 25% जो टोटल कैपेसिटी है उसकी 25% से भी यदि कम हो जाए तो उस केस में सिंगल की जगह डबल सक्शन राइज़र काम में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25%। अब ये इसी से मिलता हुआ सवाल है कि सिंगल सक्शन राइज़र वहाँ काम आता है जहाँ तंत्र क्षमता निम्न से नीचे ना हो जाए। तो जहाँ भी 25% से नीचे ना होती हो वहाँ पे फिर सिंगल सक्शन राइज़र काम में लेते हैं। तो इसका भी सही उत्तर है सी 25%। क्वेश्चन नंबर 3, हॉरिजॉन्टल पाइप की डिज़ाइन किस कैपेसिटी के लिए की जानी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 100%, 50%, 75% एंड 25%। तो हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर मेनली फ्रिक्शन रेट कम रखने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है और ये डिज़ाइन किया जाता है 100% कैपेसिटी के लिए कि जब भी सिस्टम अपने 100% कैपेसिटी पर चल रहा हो उस वक्त फ्रिक्शनल लॉसेस मिनिमम हो। तो जितने भी रेफ्रिजरेंट के हॉरिजॉन्टल पाइप हैं उनको 100% कैपेसिटी यानी ऑप्शन ए के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। अब ये वर्टिकल पाइप के बारे में है कि वर्टिकल पाइप की डिज़ाइन किस चीज़ को बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए। मिनिमम वेपर वेलोसिटी को, ऑयल को ऊपर ले जाने के लिए, मैक्सिमम वेपर वेलोसिटी को, मिनिमम फ्रिक्शन लॉसेस को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ऑयल की प्रॉब्लम होती है, ऑयल कैरी ओवर की, वो सबसे ज़्यादा वर्टिकल पाइप्स के अंदर होती है। तो वहाँ पे ये इंश्योर होना चाहिए कि वेपर की वेलोसिटी मिनिमम लेवल के ऊपर मेंटेन रहे जिससे कि रेफ्रिजरेंट के साथ में मिक्स होकर ऑयल ऊपर पाइप के साथ चला जाए। तो इसलिए इसका जो डिज़ाइन का बेसिस है वो रहेगा ऑप्शन ए, तेल को ले जाने के लिए न्यूनतम वाष्प गति। ये हॉरिजॉन्टल पाइप के ऊपर बेस्ड है कि हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज पाइप शुड बी डिज़ाइन टू मेंटेन फॉलोइंग। जो हॉरिजॉन्टल डिस्चार्ज पाइप है उसकी डिज़ाइन किसको बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए। ऑयल कैरी करने के लिए मिनिमम वेपर वेलोसिटी या मैक्सिमम वेपर वेलोसिटी या मिनिमम फ्रिक्शन लॉसेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हॉरिजॉन्टल पाइप, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि हॉरिजॉन्टल पाइप का जो डिज़ाइन बेसिस होता है वो मिनिमम फ्रिक्शनल लॉसेस के ऊपर होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूनतम घर्षण हानि। क्वेश्चन नंबर 6, यदि ऑयल सेपरेटर तेल पृथककारी का उपयोग किया जाए तो वर्टिकल डिस्चार्ज पाइप की डिज़ाइन किस बेसिस के ऊपर होनी चाहिए। तो जिन भी सिस्टम्स के अंदर हम ऑयल सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ चूँकि ऑयल को हमने पहले ही सिस्टम में से निकाल लिया है, इसलिए अब मिनिमम वेपर वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब जो पाइप डिज़ाइन है वो पाइप डिज़ाइन होनी चाहिए मिनिमम फ्रिक्शनल लॉसेस के बेस के ऊपर। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम घर्षण हानि। ये डिस्चार्ज राइज़र की हाइट से संबंधित है कि डिस्चार्ज राइज़र की अधिकतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सामान्यतः जो अधिकतम ऊंचाई प्रिस्क्राइब कही जाती है वो होती है 7.5 मीटर। यदि आपका वर्टिकल राइज 7.5 मीटर से ज़्यादा है तो हर 7.5 मीटर के ऊपर एक एडिशनल लूप वहाँ पे दिया जाना चाहिए। सिंगल राइज़र की हाइट कभी भी 7.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्टिकल पाइप में मिनिमम वेपर वेलोसिटी निम्न फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तेल की शांतता यानी कि विस्कोसिटी, तेल का घनत्व यानी कि डेंसिटी, प्रशीतन विलयन की मात्रा यानी कि रेफ्रिजरेशन डाइल्यूशन का अमाउंट
कि जो ऑयल है वो ऑयल रेफ्रिजरेंट के अंदर कितना डाइल्यूट होता है, और उपरोक्त सभी। तो जो मिनिमम वेपर वेलोसिटी है वो इन तीनों ही कारकों को ऊपर डिपेंड करती है। ऑयल की विस्कोसिटी पे भी करती है, ऑयल की डेंसिटी पे भी करती है, और अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट डाइल्यूशन पे भी करती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, वाष्पीकरण को रोकने के लिए, फ्लैशिंग को रोकने के लिए डिजायर्ड सबकूलिंग की मात्रा क्या होती है? 3 से 5 केल्विन, 5 से 7 केल्विन, 7 से 9 केल्विन, या फिर 9 से 11 केल्विन। तो इसका सही उत्तर है 3 से 5 केल्विन, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, सर्ज प्रकार के रिसीवर में प्रवेश करने वाले रेफ्रिजरेंट की मात्रा कितनी होती है? सर्ज टाइप का रिसीवर की बनावट इस प्रकार से होती है कि कंडेंसर से जो भी लिक्विड आ रहा है उस लिक्विड में से जिस लिक्विड की एवापोरेटर में ज़रूरत नहीं है वो लिक्विड सर्ज टाइप रिसीवर के अंदर प्रवेश करता है, और जिसकी एवापोरेटर में आवश्यकता है वो सीधा ही एवापोरेटर के अंदर चला जाता है। तो यानी कि जिस क्वांटिटी की एवापोरेटर में ज़रूरत नहीं है, जो एडिशनल रेफ्रिजरेंट है, वो एडिशनल रेफ्रिजरेंट सर्ज टाइप के रिसीवर में आएगा, और रिमेनिंग रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली एवापोरेटर के अंदर चला जाएगा। तो इसका सही उत्तर है वाष्पित्र में ना चाहिए गई मात्रा, नॉट रिक्वायर्ड इन एवापोरेटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, तुल्यकारक संबंध यानी कि इक्वलाइजर करेक्शन किन कंपोनेंट्स के बीच में लगाया जाता है? कंप्रेसर कंडेंसर के बीच में, कंडेंसर एक्सपेंशन डिवाइस के बीच में, कंडेंसर रिसीवर के बीच में, और एवापोरेटर या कंप्रेसर के बीच में। तो बेसिकली जो इक्वलाइजर करेक्शन होता है उसका फंक्शन होता है किन्हीं दो कंपोनेंट के बीच के अंदर प्रेशर को इक्वलाइज करना। तो आप यहाँ पे देखें कि कंडेंसर और रिसीवर, इन दोनों के बीच में प्रेशर इक्वलाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि यदि रिसीवर की लोकेशन हॉटर लोकेशन होगी तो उस केस में रिसीवर का प्रेशर बढ़ने से लिक्विड रेफ्रिजरेंट का फ्री फ्लो कंडेंसर से रिसीवर को नहीं हो पाएगा। इसलिए कंडेंसर और रिसीवर इन दोनों के बीच के अंदर प्रेशर को इक्वलाइज करना आवश्यक है। तो इक्वलाइजर कनेक्शन जो लगेगा वो कंडेंसर और रिसीवर यानी कि ऑप्शन सी जो है इनके बीच के अंदर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रास पाइप के साथ में कौन से रेफ्रिजरेंट का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, R22, R32, R717 और R410 ए। तो इनमें से जो R717 है अमोनिया जिसको कहते हैं, अमोनिया रेफ्रिजरेंट मॉइस्चर की प्रेजेंस में कॉपर और ब्रास इन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तो इसलिए जहाँ भी अमोनिया रेफ्रिजरेंट काम में ले रहे हैं वहाँ कॉपर या ब्रास इन दोनों की पाइपिंग को काम में नहीं लिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टील की पाइप काम में ली जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, R717 यानी कि अमोनिया। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, R134A रेफ्रिजरेंट के साथ निम्न पाइप मटेरियल का प्रयोग किया जा सकता है? कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम या उपरोक्त सभी। अब R134A जो रेफ्रिजरेंट है ये इनमें से किसी भी मटेरियल के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। सारे मटेरियल सेफली R134A के साथ में काम में लिए जा सकते हैं। चाहे तो आप कॉपर ले सकते हैं, ब्रास ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है ऑल ऑफ द अबाउ, उपरोक्त सभी। धन्यवाद।